नमस्कार साथियों, चलिए आइए हम लोग आज अपने एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग फ्यूज के बारे में अब पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था सर्किट ब्रेकर के बारे में और साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं और हो सकता है कि आपका टेस्ट भी हो सर्किट ब्रेकर में, तो आप अच्छे से पूरी थ्योरी की क्लासेस को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उसकी नोट्स तो मैं समझता हूँ आप लोग बना लिए होंगे और मेरी लाज रख लीजिएगा, आप लोग टेस्ट में अच्छा नंबर पाइएगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। चलिए हम लोग फ्यूज के बारे में स्टार्ट करते हैं। फ्यूज देखिए, फ्यूज बड़ा सिंपल सा डिवाइस होता है और ये लगभग जितने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं सब, मुझे जहाँ तक लगता है सब लोग देखे होंगे, अपने आँख से देखे होंगे, क्योंकि ये सबके घरों में फ्यूज यूज होता है। एमसीबी है, स्विच है, बल्ब है, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें तो अपने घर में हम लोग यूज करते ही हैं। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि फ्यूज आप लोग देखे होंगे, फ्यूज क्या है और किस काम के लिए होता है ये भी आप जानते हो। लेकिन इस चीज़ को हम लोग और टेक्निकली हम जानना चाहेंगे कि फ्यूज वास्तव में उसका क्या वर्क है, फ्यूज को बनाने के लिए, फ्यूज को डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है और फ्यूज को हम कहाँ कहाँ यूज कर पाते हैं, कितने वोल्टेज लेवल तक यूज कर पाते हैं और फ्यूज को बनाने में हमको क्या सावधानी बरतना पड़ता है। इन सारी चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। देखिए, फ्यूज अपने आप में बड़ा आसान सा टॉपिक है और फ्यूज बड़ा अच्छा भी टॉपिक है, आसान के साथ साथ बड़ा अच्छा टॉपिक है और इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग फ्यूज के बारे में समझेंगे। फ्यूज का देखिए कुछ दो चार चीज़ें मैं उसको पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। फ्यूज आप जानते हो कि फ्यूज का यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। फ्यूज का यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए हम करते हैं और फ्यूज का यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसके लिए करते हैं? शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा एक्सेसिव ओवरलोड, एक्सेसिव ओवरलोड मतलब कि या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए या तो अधिक ओवरलोड हो, हल्का फुल्का ओवरलोड होगा, तो उस कंडीशन में हमारा फ्यूज ऑपरेट नहीं करेगा। ये शॉर्ट सर्किट और एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन में यूज करते हैं। और आप जानते हो फ्यूज लगभग कुछ इस टाइप का बना होता है। ये फ्यूज हमारा लगभग कुछ इस टाइप का बना रहेगा। ये मान लीजिए फ्यूज है और ये मेरा फ्यूज एलिमेंट, ये क्या है मेरा फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज एलिमेंट है। ये यही होता है, कुछ इस टाइप का फ्यूज हमारा होता है। अगर आप देखे हों, अपने घरों में देखे होंगे या बाहर या कॉलेज में पढ़ते टाइम लैब में देखे होंगे। फ्यूज एक जनरल सा डिवाइस होता है। ये बेसिकली थर्मल सिद्धांत पर काम करता है और इसे थर्मल डिवाइस भी हम कहते हैं। जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर को हम लोग मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं थर्मल डिवाइस। इसको थर्मल डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हीट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हम इसको थर्मल डिवाइस बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर यूज तो होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होता है। सर्किट को प्रोटेक्ट कराने के लिए या सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो मैकेनिकली होता है, उसमें जो भी पार्ट बने होते हैं वो सब मैकेनिकली डिज़ाइंड होते हैं, मैकेनिकल अरेंजमेंट बने होते हैं, इसलिए सर्किट ब्रेकर को हम मैकेनिकल डिवाइस भी बोलते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इस पर ख़ास तौर से जिक्र किया यहाँ पर। तो हम लोग बढ़ते हैं फ्यूज की ओर। फ्यूज की देखिए दो चार खासियत ये होती है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ्यूज मेरा ये हीटिंग इफ़ेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज मेरा हीटिंग इफ़ेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है और साथ ही साथ जो ये मेरा फ्यूज एलिमेंट है, अगर मैं इस फ्यूज एलिमेंट की मैं डिज़ाइन करूं
तो फ्यूज एलिमेंट की डिज़ाइन में हमको इस बात का ध्यान देना होता है कि इस एलिमेंट का जो फ्यूज का एलिमेंट है, जो फ्यूज वायर है, उसका क्षरण कम से कम हो। क्षरण मतलब डिटेरियोरेशन, क्षरण कम से कम हो। होता क्या है कि जैसे ये मेरी कोई फ्यूज़ वायर है, इसमें अगर करंट मैं फ़्लो कराता हूँ, अगर इसमें से करंट फ़्लो करेगी, ये कहीं भी सर्किट में लगा हुआ है, तो इसमें से करंट फ़्लो होते होते क्या होगा, तो ये हमारा हीट होने लगता है। ये जो फ्यूज़ एलिमेंट है, फ्यूज एलिमेंट मेरा हीट होने लगता है। हीट होने के कारण इसमें ऑक्सीकरण होने लगता है, और उस ऑक्सीकरण के कारण इसकी जो ऊपर परतें हैं वो धीरे धीरे क्रिया करके वो क्षरण होने लगती हैं, मतलब डिटीरियोरेट होने लगती हैं। और इससे होता क्या है कि मेरा जो फ्यूज एलिमेंट है पहले की तुलना में उसका जो डायमीटर है वो घट जाता है, ये पतला हो जाता है, क्योंकि क्षरण होगा तो कुछ ना कुछ तो पतला होगा, और होने के कारण होता क्या है कि इसकी करंट रेटिंग कम हो जाती है। तो हम फ्यूज एलिमेंट में हम ऐसा मटेरियल का हम चुनाव करते हैं कि जो कम से कम क्षरण हो, जिसमें कम से कम क्षरण हो, जिससे कि हम इसको अधिक दिनों तक और सामान्य करंट रेटिंग के लिए हम लोग यूज कर पाएँ। इसीलिए हम चाहेंगे कि फ्यूज एलिमेंट में का क्षरण कम से कम हो। फ्यूज के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें आगे समझेंगे और उनको जानेंगे। और एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि जो फ्यूज एलिमेंट है, फ्यूज एलिमेंट का आविष्कार एडिसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग अब लिखते हैं, लिखेंगे तो धीरे धीरे हमारा कोर्स भी आगे बढ़ेगा और हम लोग समझते भी चलेंगे। चलिए लिखते हैं, फ्यूज का आविष्कार। पहला पॉइंट आप लोग लिखें, फ्यूज का आविष्कार, फ्यूज का आविष्कार एडिसन ने किया था। एडिसन ने किया था। एडिसन एक वैज्ञानिक हुए थे, आप लोग जानते ही हैं, उनका नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, उन्होंने किया था। अब आगे लिखेंगे, जैसा कि हमने ये बताया है कि एक थर्मल डिवाइस है। फ्यूज एक थर्मल डिवाइस है। फ्यूज एक थर्मल डिवाइस है। फ्यूज एक थर्मल डिवाइस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लिखवा देते हैं, उसके बाद साथ ही साथ हम इसको बताएंगे। अब देखिए, फ्यूज मेरा ऑपरेट होता कैसे है, थोड़ा इस चीज़ को मैं समझूंगा। ये मैं मान लूँ कि ये मेरा फ्यूज है, ये मेरा फ्यूज किसी सर्किट से कनेक्ट है, और ये सर्किट करीब लगभग, ये मेरा फ्यूज ऐसे सर्किट से ये कनेक्ट है। ये मेरा मान लेता हूँ, ये मेरा सोर्स है ना, ये सोर्स हो गया, और ये फ्यूज़ के सहारे यहाँ पर कोई मेरा लोड लगा है, कुछ भी लोड मैं मान लेता हूँ, मेरा छोटी कोई मोटर है, ये मेरा मोटर लगा है। अब ये सीरीज़ में लगा हुआ है। अब ये देखिए ऑपरेट कैसे होगा। फ्यूज इलेक्ट्रिकल करंट के हीटिंग सिद्धांत पर कार्य करता है, और आप जानते हो जो हीटिंग है वो I स्क्वायर RT के अनुसार हम हीटिंग एनर्जी को हम काउंट कर सकते हैं। जो हीट एनर्जी है उसको I स्क्वायर RT के अनुसार हम लोग काउंट कर सकते हैं। होता क्या है, इससे इस फ्यूज वायर से करंट फ्लो करती है, लगातार ये करंट फ्लो करेगी, लगातार ये करंट फ्लो करेगी, ये ऐसे लगातार करंट फ्लो करेगी जब तक लोड कनेक्ट होगा। अगर इन केस इस मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए, मान लीजिए जो इस मोटर के अंदर जो इसका रोटर है, इस मोटर के अंदर ये रोटर है, समझेंगे थोड़ा सा, मैं मोटर और बड़ा बनाऊंगा। ये बहुत एक संकेत, एक तरीके से ये कहा जाए कि ये एक सांकेतिक चित्रण होगा। सांकेतिक चित्रण का मतलब ये होगा कि कोई एकदम से एग्जैक्ट मोटर में नहीं बनाऊंगा, बस ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा बनाऊंगा, उसी में आप लोग समझ जाएंगे। ये मान लीजिए ये कोई मोटर है ना, ये हमारी कोई मोटर है, और ये मोटर का स्टेटर हो गया, और इसका रोटर कहाँ पर है, ये मेरा रोटर है। रोटर कौन सा है, ये वाला रोटर है, ये वाला, बस ऐसे समझने के लिए बनाया गया। ये वाला पार्ट क्या है, स्टेटर है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट स्टेटर, ये रोटर है।
तो अगर ये रोटर और ये आप जानते हो कि आप स्टेटर को ग्राउंड से कनेक्ट रखते हो, मतलब स्टेटर क्या मतलब ये बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट रखते हो। अगर मैं कहूँ कि इनकेस अगर आपका रोटर स्टेटर से शॉर्ट हो जाए, रोटर स्टेटर से संपर्क में आ जाए, इसका कोई वायर टूट के स्टेटर के संपर्क में आ जाए, तो इस कंडीशन में ये अर्थ के संपर्क में आ जाएगा, तो ये जो बहने वाली करंट मेरी आई थी, ये जो बहने वाली करंट मेरी आई थी, अब ये आई ना होकर ये करंट और अधिक बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, मतलब अब ये करंट IF होगी, और इस IF करंट को मैं क्या कहूँगा, फॉल्ट करंट मैं कहूँगा। अब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगती है, होती है कि नहीं। अगर जब ग्राउंड से ये कनेक्ट हो जाएगा तो एक तरीके से हम ये देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। और आपको हमने बताया था कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहुत हैवी करंट फ्लो होती है, लगभग किलो एम्पियर में करंट फ्लो होती है। तो इस टाइम जो हीटिंग हो रही थी, यहाँ पर एक हीटिंग हो रही थी, अब यहाँ पर फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर यह हीटिंग होने लगेगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर समझेंगे हम लोग। जब हमारा लोड करंट आई था, आर क्या था, रेजिस्टेंस है, इसका फ्यूज एलिमेंट का रेजिस्टेंस है, टी क्या है, ये समय है, ये समय है कि कितने समय तक हमारी करंट फ्लो हो रही है, उसी अनुसार इसमें हीट एनर्जी डेवलप होती है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाइए, मैं केवल समझने के लिए मैं ये कहूँ कि अगर मेरा आई का मान 5 एम्पियर है, फुल लोड की कंडीशन में है, आर मेरा 1 में मान लूँ, यूनिट में नहीं बता रहा हूँ, टी में मान लूँ 1 है, तो यहाँ से जो आपकी हीट एनर्जी होगी I² RT से क्या हो जाएगी, आई मीन्स 5 का स्क्वायर, R मीन्स 1, T मीन्स 1, तो ये हो जाएगा 25। कितना हो गया, 25 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट आने के कारण ये लगभग 10 गुना फॉल्ट करंट फ्लो हुई। 10 गुना फॉल्ट करंट का मतलब 5×50। अब यहाँ से I² RT निकालेंगे तो 50 का वर्ग कर देंगे, 50 का स्क्वायर इंटू R की जगह 1, T की जगह 1, तो ये हो जाएगा लगभग 25,000। ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, 25 था, और ये कितना है, 2500 है। इस कंडीशन में, फॉल्ट कंडीशन में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी, और इस हीटिंग के कारण यहाँ पर जो हमने एलिमेंट यूज किया है, हर एलिमेंट का, हर मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक निर्धारित तापमान होता है। अगर उस निर्धारित तापमान से हम तापमान को और अधिक बढ़ाएंगे तो वो एलिमेंट मेल्ट हो जाएगा, वो चाहे फ्यूज हो या कहीं और एलिमेंट रखा हो। आप अगर देखे होंगे कि जैसे जो लोग गांव के हैं, तो अगर जब जो जहाँ पर हम लोग जैसे कि कोई हंसिया या खुरपा ये सारी चीज़ें बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर लोहे को गरम किया जाता है। गरम करने के बाद फिर पीटते हैं। जब गरम करते हैं तो धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर फ्यूज एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का, हर मटेरियल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक मीन्स एक निर्धारित तापमान होता है। उस निर्धारित तापमान से अधिक तापमान पर अगर हम गर्म करने लगेंगे तो वो एलिमेंट हमारा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तापमान निर्धारित है हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। लोहे के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। तो हुआ क्या, हमने ये माना कि जब इसको हमने गर्म किया, जब इसमें फॉल्ट करंट फ्लो हुई, तो इसमें इतनी ज़्यादा हीटिंग एनर्जी डेवलप हुई कि उसके कारण ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से ये मेल्ट होके, मान लीजिए यहाँ से मेल्ट होके पिघलने लगा, और पिघल के ये ऐसे तार टूट के, ये पिघल के ये ऐसे तार टूट के यहाँ पर गिर के ये पूरा यहाँ पर ये जाके इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर ये मेल्ट हो गया। अब देखिए जो ये अगर मेल्ट हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करंट ब्रेक हो गई। मेल्ट होने के बाद अब जब करंट यहाँ से ब्रेक हो गई तो यहाँ पर आगे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कैसे मेरा फ्यूज एलिमेंट मेरे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। एक चीज़ ये हुई। दूसरा मैं एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहूँगा
कि जो मेरा सर्किट ब्रेकर होता है, एक अभी एक सिंपल सा आप सुन लीजिए, बाकी इसके बारे में और आगे डिटेल में बताऊंगा। जो मेरा सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट कंडीशन में ऑपरेट कराने के लिए सीटी और रिले की आवश्यकता पड़ती है। सीटी और रिले की आवश्यकता पड़ेगी, तभी सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। ये याद रखिएगा, सर्किट ब्रेकर से ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए हमको सीटी और रिले की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सीटी रिले नहीं लगा रहेगा तो अकेले सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करेगा। लेकिन मेरा फ्यूज एलिमेंट है, फ्यूज एलिमेंट में ना तो सर्किट सीटी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही रिले की ज़रूरत पड़ती है। ये अपना अकेले ही फॉल्ट की कंडीशन में ऑपरेट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये हीटिंग इफ़ेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। यह इलेक्ट्रिकल करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक चीज़ आप और ये समझ लीजिए, यहाँ पर जितना पॉइंट लिखाया जाएगा आपको फ्यूज में मैं बड़ा शार्ट नोट प्रोवाइड कराऊंगा। प्रोवाइड कराने का मतलब यहाँ पर ये है कि बड़े शार्ट में हम सारी चीज़ें यहाँ पर लिखवाएंगे, और जितनी चीज़ें लिखवाएंगे वो सब काम की चीज़ें रहेंगी। उनको आपको सबको समझना है और सबको अपने माइंड में रखना है। कोई चीज़ स्किप आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं फ्यूज का बड़ा शार्ट नोट डिज़ाइन किया हूँ कि जो काम की चीज़ें हैं आप तक पहुँचाई जाएं। जो अनावश्यक चीज़ें हैं हम वो आपको क्यों इतना बर्डन ला दें कि आपको और सारे भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एक चीज़ और ये जान लीजिए, यहाँ पर जो इस फ्यूज एलिमेंट से जो मेरी हीट डेवलप होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हीट किस तरीके कैसे डिसिपेट होती है, कैसे ये क्षरण होता है, या कैसे इसमें लॉस आता है, या कैसे ह्रास होता है। डिसिपेट का मतलब ह्रास कैसे होता है, तो ये रेडियली डिसिपेट होता है एटमॉस्फेयर में, चारों ओर रेडियली ये रिमूव होगा, रेडियली डिसिपेट होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे फ्यूज एलिमेंट से हीट एटमॉस्फेयर में रेडियली डिसिपेट होता है। अगला पॉइंट है हमारा, एक चीज़ आप ये जान लीजिए, फ्यूज का जो प्रयोग होता है वो लो वोल्टेज के लिए किया होता है। लो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 400 वोल्टेज को हम लो वोल्ट कह सकते हैं, और मीडियम वोल्टेज तक भी हम फ्यूज का यूज करते हैं। मीडियम वोल्टेज मतलब लगभग 66 kV तक भी हम लोग फ्यूज का यूज कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, फ्यूज का प्रयोग लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज में करते हैं। अगला लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 66 केवी तक HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक वर्ड नया लिए हैं, HRC फ्यूज का प्रयोग 66 केवी तक हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। अभी हम HRC फ्यूज के बारे में यहाँ पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन ना करने का सिर्फ रीज़न यहाँ पर ये है कि आपको अभी आगे थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो HRC फ्यूज के बारे में हमको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये भी आप एक तरीके का फ्यूज ही होता है, आप ये अभी मान कर चलिए, और मान के चलना क्या, यही है ही है, बस थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है कुछ स्पेशल होता है। तो वो जब हमारा टॉपिक आएगा तब वहीं पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगला हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे हमारा शॉर्ट सर्किट और एक्सेसिव ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं। फ्यूज के द्वारा शॉर्ट सर्किट तथा एक्सेसिव ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, फ्यूज जो हमारा है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन प्रोटेक्शन देता है और एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन प्रोटेक्शन देता है। मतलब कि नॉर्मल ओवरलोड, एक होता है नॉर्मल ओवरलोड की कंडीशन में मेरा फ्यूज प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करेगा। फ्यूज मेरा एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन देगा लेकिन नॉर्मल ओवरलोड की कंडीशन में प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करेगा। ये चीज़ आप लोग समझिएगा, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करता फ्यूजिंग फैक्टर पर, वो आएगा अभी आगे, आप समझते चले जाएंगे। अगला हम लोग लिखते हैं, अब ये लिख लेते हैं कि फ्यूज का प्रयोग करते कहाँ कहाँ पर हैं। फ्यूज द्वारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कामा केबल कामा सेमीकंडक्टर डिवाइस आदि में प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। ये हुआ, ठीक है। मतलब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस में भी और केबल में भी। एक चीज़ और हम लिख लेते हैं कि अभी आपको बताया ही है ना कि इसमें ना तो सीटी की ज़रूरत पड़ती है ना ही रिले की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका ये बड़ा इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल क्यों होता है, आप जानते हो, इससे प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए हमको सीटी और रिले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, यह इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए इसमें सीटी और रिले की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। सीटी तो आप सुने होंगे, रिले भी सुने होंगे। अभी हम लोग जब फ्यूज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रिले के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जितना आप लोग रिले सुने होंगे, जितना सुने होंगे, आपके दिमाग में जितने रिले के नाम आ रहे होंगे, सब कुछ यहाँ बड़े डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आप इतना समझिए रिले के बारे में कि रिले फॉल्ट करंट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता है कि आप ट्रिप कराओ। रिले क्या करता है? रिले फॉल्ट करंट को सेंस करता है, किसकी सहायता से? सीटी की सहायता से। रिले सीटी की सहायता से फॉल्ट करंट को सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए उसको कमांड भेजता है। अभी आप इतना समझिए इतना रिले मेरा काम करता है। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जब इसका टॉपिक आएगा तो आपको ऐसा पता दिखेगा कि जैसे आपके सामने रखी हुई हो रिले, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, अब हम लोग जहाँ तक है जनरल चीज़ें फ्यूज के बारे में समझ ही चुके हैं कि फ्यूज हमारा क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि फ्यूज के बारे में एक डिफिनीसन ले लें। एक सेट डिफिनीसन होता है कि अगर हमसे पूछा जाए तो हम उस चीज़ को बता पाएँ कि हमारा फ्यूज होता क्या है वास्तव में। देखो, आप जानते हो फ्यूज हमारा एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, इसमें कोई शक नहीं। और ये क्या करता है? ये करता क्या है? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन और एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट में प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और वो सर्किट में प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रदान करेगा? जो फ्यूज एलिमेंट है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा, जिससे सर्किट हमारी इंटरप्ट हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग फ्यूज की हेडिंग डालते हैं और फ्यूज के बारे में इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। हेडिंग डालिए फ्यूज। चलिए, इसमें लिखिएगा फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। Fuse is a protecting device which interrupt the fuse element which interrupt the फ्यूज एलिमेंट, या फ्यूज एलिमेंट लिखें या तो सर्किट भी हम लिख सकते हैं, which interrupt the circuit during short circuit and excessive ओवरलोड कंडीशन। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फ्यूज हमारा एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि सर्किट को इंटरप्ट करता है। कब करता है इंटरप्ट? हमारा शॉर्ट सर्किट और एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन में इंटरप्ट करता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन by fusing the fuse element when the current flowing
in the circuit when the current flowing in the circuit exceeds a certain predetermined value, determined value, यहाँ पर हमने लिखा है इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय फ्यूजिंग द फ्यूज एलिमेंट। या जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो फ्यूज एलिमेंट के फ्यूजिंग के कारण करता है। व्हेन कब, व्हेन द फ्लोइंग इन सर्किट एक्सीड, व्हेन यहाँ पर लिखिएगा व्हेन द करंट, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन द करंट flowing in the circuit exceeds a certain predetermined value। जब जो करंट है हमारे सर्किट में जो फ्लो हो रही है वो हमारी जब एक सर्टेन प्रीडिटरमाइंड वैल्यू है, जो मेरी सर्टेन प्रीडिटरमाइंड वैल्यू का मतलब ये होता है कि मेरा ये कोई फ्यूज एलिमेंट है, ये मैं मानूँ कि ये मेरा कोई फ्यूज एलिमेंट है। अगर इसकी करंट रेटिंग मैं मान लूँ कि 5 एम्पियर है और इसका फ्यूजिंग फैक्टर, ये फ्यूजिंग फैक्टर अभी आगे आएगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ्यूजिंग फैक्टर अगर मैं मान लूँ 2 दिया है, फ्यूजिंग फैक्टर 2 दिया है, तो इसकी जो फ्यूजिंग करंट होगी इसकी तो फ्यूजिंग करंट होगी वो 5 × 2 होगी, मतलब 10 एम्पियर। अगर ये मेरी जो फ्यूज एलिमेंट है इसकी रेटिंग 5 एम्पियर की है और इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना 2 है, तो अगर इसमें 10 एम्पियर की करंट, 5 की जगह 10 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी तो उस कंडीशन ये फ्यूज एलिमेंट फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक कर देगा सर्किट को। अब आप ये कहिए कि अगर 6 एम्पियर चला जाए तो क्या होगा। अगर जब फॉल्ट आएगा तो 5 की जगह 6 एम्पियर तो होगा नहीं। जब आपका फॉल्ट आता है तो उसमें हैवी करंट फ्लो होती है ना, 10 गुना 20 गुना करंट फ्लो होती है। हमने तो केवल 2 ही गुना डिसाइड किया है, तो इसीलिए तो, और दूसरी चीज़ ये है ना, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि नॉर्मल ओवरलोड कंडीशन में ये मेरा फ्यूज एलिमेंट ऑपरेट नहीं करेगा। नॉर्मल ओवरलोड कंडीशन क्या हुई, 5 की जगह 6 एम्पियर होने लगे थे। इस कंडीशन में फ्यूज एलिमेंट मेरा ऑपरेट नहीं करेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में फ्यूज एलिमेंट हमारा ऑपरेट नहीं करता, नॉर्मल ओवरलोड की कंडीशन में। तो ये रही फ्यूज की डिफिनीशन। अब हम लोग अगले डिफिनीशन में अपने चलते हैं। हम लोग कुछ जानेंगे कि जो हम फ्यूज एलिमेंट यूज करते हैं ये फ्यूज एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है और फ्यूज एलिमेंट का काम क्या होता है। जैसे कि फ्यूज मेरा है और फ्यूज में एक लगा होता है फ्यूज एलिमेंट, जिसे मैं फ्यूज एलिमेंट भी कहता हूँ या तो मैं फ्यूज वायर कहता हूँ। और इसका क्या काम होता है ये समझना है हमको, और क्या काम के साथ हमको ये समझना है कि ये किस चीज़ का बना होता है, ये किस मटेरियल का फ्यूज एलिमेंट बना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि फ्यूज का सबसे मेन पार्ट हमारा फ्यूज एलिमेंट ही होता है। फ्यूज का सबसे मुख्य भाग हमारा फ्यूज एलिमेंट होता है। फ्यूज एलिमेंट, इसी को फ्यूज एलिमेंट कह सकते हैं, इसी को हम फ्यूज वायर कहते हैं, फ्यूज वायर। हालांकि आप लोग ये समझ ही रहे होंगे कि फ्यूज एलिमेंट क्या है, फ्यूज वायर क्या है। तो यह फ्यूज का ऐसा भाग, अगर इसको अपने लैंग्वेज में हम समझाना चाहें तो हम यही कहेंगे कि यह फ्यूज का ऐसा भाग होता है या यह फ्यूज का ऐसा पार्ट है जो किसी सर्किट की शॉर्ट सर्किट कंडीशन तथा एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन में मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक करता है। आप लोग समझ गए होंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी मेरा फॉल्ट आएगा, शॉर्ट सर्किट या एक्सेसिव ओवरलोड आएगा, उस कंडीशन में
यही वाला एलिमेंट मेल्ट होता है, यही वाला एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक करता है, यही वाला एलिमेंट सर्किट को मेल्ट करके ब्रेक करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि फ्यूज एलिमेंट किस किस मटेरियल का बना होता है, टिन का, लेड का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का। और एक क्वेश्चन तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि जो घर में हमारा यूज होता है फ्यूज, जो घर में हमारा फ्यूज यूज होता है उसका एलिमेंट किसका बना होता है, उसका एलिमेंट किसका बना होता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो मेरा घरों में यूज होता है फ्यूज, उसका एलिमेंट लेड और टिन का बना होता है। उसमें 37% लेड होता है, 63% टिन होता है। चलिए यहाँ तक हुआ। और एक चीज़ और ये जान लीजिए, जो हमारे घर की रेटिंग्स है, घर में जो मेरा लोड है वो लो रेटिंग के लगभग बराबर होता है। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि लो रेटिंग के फ्यूज में लेड टिन एलॉय का एलिमेंट यूज करते हैं। और जब बात आती है अधिक रेटिंग के फ्यूज की, अधिक रेटिंग का फ्यूज हम मानते हैं 15 एम्पियर से अधिक लोड वाला। जब बात आती है अधिक रेटिंग के फ्यूज के डिज़ाइन की, तो वहाँ पर हम लोग सिल्वर एलिमेंट का फ्यूज यूज करते हैं। सिल्वर एलिमेंट का फ्यूज हम क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न है, अभी हम बताएंगे। तो हम लोग इसको लिखते हैं फ्यूज एलिमेंट क्या है। देखिए, जो भी लिखवाया जाएगा वो बड़ी सरल भाषा में, बड़ी व्यवहारिक भाषा में हम लिखवाएंगे। जैसा कि आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे हिंदी में, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आपको लिखवाया जाए। चलिए लिखते हैं। यह इसको लिखा जाए, यह फ्यूज का ऐसा पार्ट होता है, या फ्यूज का ऐसा पार्ट होता है जो शॉर्ट सर्किट तथा एक्सेसिव ओवरलोड जो शॉर्ट सर्किट तथा यह फ्यूज का ऐसा पार्ट होता है जो शॉर्ट सर्किट तथा एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन में मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक करता है। देखिएगा, सर्किट को ब्रेक करेगा तो फॉल्ट करंट मेरी 0 हो जाएगी। सीधा यहाँ पर मतलब ये है कि जो मेरा ये फ्यूज बन रहा था, जो मेरा ये ऐसा फ्यूज हो रहा था, इसमें हम लोग फ्यूज वायर एक लगाते हैं ना, जो कॉपर का कभी कभी बांधते हैं घरों में, ये वाला, यही है फ्यूज वायर या फ्यूज एलिमेंट। यही है मेरा फ्यूज एलिमेंट, मेरा यही है, इसी का हम लोग यूज करते हैं। और यही क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में और एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन में मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक करता है और इससे प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। या हम लिख सकते हैं इस प्रकार सर्किट का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार सर्किट का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। दूसरा हम लोग ये समझेंगे कि ये जो फ्यूज एलिमेंट हमारा बनता है किस किस मटेरियल का हम लोग बना सकते हैं। तो जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो हम सारे मटेरियल्स का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। फ्यूज एलिमेंट लेड, टिन, कॉपर,
कॉपर एल्यूमिनियम या सिल्वर का बना होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला लिखेंगे हम, अभी आपको बताया ही गया है कि लो करंट रेटिंग के लिए लेड कितना रहेगा 37%। लेड मेरा कितना रहेगा 37% रहेगा। दूसरा टिन, दूसरा क्या है टिन है, ये कितना बचा 63%। लेड टिन का बना होता है, लेड टिन का बना होता है, ठीक है। और एक चीज़ है मेरा जो ऑर्डिनरी फ्यूज़ है, ऑर्डिनरी फ्यूज़ भी मेरा ऑर्डिनरी फ्यूज़ भी जानते हैं, लेड टिन एलाई, इसी को हम बोलते हैं लेड टिन एलाई। ऑर्डिनरी फ्यूज़ हमारा देखिए लेड टिन का एलाई का बना होगा या तो कॉपर का बना होगा। अगर कोई 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि लेड ऑर्डिनरी फ्यूज़ में किस चीज़ का एलिमेंट लगा होता है, तो उसमें जो आपका लेड टिन एलाई है वो वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही माना जाता है। अगर इन केस लेड टिन एलाई ना हो तो कॉपर भी आपका सही होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आप लेड टिन एलाई को ही सही मानेंगे। जहाँ पर लेड टिन एलाई नहीं होगा वहाँ पर आप कॉपर सही मानेंगे। चलिए ऑर्डिनरी फ्यूज़ में लेड टिन एलाई या कॉपर का फ्यूज़ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ पाएंगे। अब अगला एक पॉइंट है जिसको हमने जिक्र भी किया था कि 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए सिल्वर एलिमेंट का फ्यूज बनाया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए हम सिल्वर का यूज क्यों करते हैं। होता देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे हम करंट रेटिंग फ्यूज़ की बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मैं करंट रेटिंग में फ्यूज़ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा जो फ्यूज़ है इसका डायमीटर भी बढ़ता चला जाएगा। तो होता क्या है कि जितना हम करंट की रेटिंग बढ़ाते चले जाएंगे उतना डायमीटर मेरा बढ़ता चला जाएगा। अब होता क्या है कि जो मेरा मोटा डायमीटर होता है उसको ऑपरेट होने में ज़्यादा समय लगता है, जो पतला डायमीटर का होता है वायर उसको ऑपरेट होने में कम समय लगता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। एक हम मानते हैं एक मेरा फ्यूज़ एलिमेंट कुछ ये है, ये करीब इतना मोटा मेरा फ्यूज़ एलिमेंट है। यहाँ पर समझेंगे ये पूरा मोटा है, ठीक है। ये पूरा मोटाई में मेरा ये फ्यूज़ एलिमेंट है, पूरा ये सब मोटाई में ही मेरा फ्यूज़ एलिमेंट है। यहाँ पर समझेंगे हम लोग
एक फ्यूज एलिमेंट ये है, ये मेरा फ्यूज़ के अंदर एलिमेंट लगा हुआ है, और एक फ्यूज़ मेरा ये है, फ्यूज़ मेरा ये है। इसमें जो एलिमेंट है ये बड़ा पतला है, ये बड़ा पतला है। ये आप अंतर कर पा रहे होंगे, एक फ्यूज़ एलिमेंट ये मोटा सा है, एक ये फ्यूज़ एलिमेंट पतला सा है। होगा क्या, अगर मान लीजिए दोनों में फॉल्ट आएगा तो होगा क्या, जब ये मेल्ट करेगा तो यहाँ पर जब मेल्ट करेगा तो मेल्ट होने के दौरान जो मेरा पतला सा रहता है उसको ब्रेक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो जल्दी से मेल्ट होके ब्रेक होता है, जल्दी से मेल्ट होके ब्रेक होता है। लेकिन जो मेरा मोटा सा एलिमेंट रहता है इसको मेल्ट होके ब्रेक होने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। इसलिए ज़्यादा समय लगता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा भाग को, ज़्यादा पार्ट को हमको मेल्ट कराना होता है। फिर जब मेल्ट करेगा तो इसमें आर्क भी डेवलप होगा, उस आर्क को बुझने में और इसके बीच जो कांटेक्ट है उसको ब्रेक होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो अगर ज़्यादा समय लगेगा तो इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगी, तो मतलब कि हमारा जो प्रोटेक्शन है वो स्लो प्राप्त होगा। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फास्ट प्रोटेक्शन हमको प्राप्त हो, और सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोटेक्शन फ्यूज से ही प्राप्त होता है, आप ये भी जान लीजिए। और ये भी आपको बता दें, होता क्या है कि 15 एम्पीयर तक हम लोगों ने देखा कि हमारा अगर कापर का हम लोग फ्यूज एलिमेंट यूज करें तो वो चल जाता है। लेकिन जैसे 15 एम्पीयर से हम ज़्यादा आते हैं, 15 एम्पीयर से और अधिक बढ़ने की ओर हम चलते हैं, तो होता क्या है, जो हमारा फ्यूज एलिमेंट है उसका डायमीटर ज़्यादा बढ़ने लगता है। और वो जो फ्यूज एलिमेंट का जो डायमीटर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको ब्रेक होने में ज़्यादा समय लगेगा, तो ब्रेक होने में ज़्यादा समय लगेगा तो फ्यूज़ की ऑपरेटिंग टाइम स्लो हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम सिल्वर एलिमेंट यूज करें, आप जानते हो कि कॉपर की तुलना में जो सिल्वर है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है सिल्वर की। अगर सिल्वर और कॉपर का दोनों का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर हम मटेरियल यूज करें तो आप कॉपर की अपेक्षा सिल्वर से आप ज़्यादा करंट फ्लो करा पाएंगे। ये आप जानते हो, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया किस पर डिपेंड करता है, वो करंट रेटिंग पर ही तो डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया करंट रेटिंग पर ही डिपेंड करता है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया में अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए 100 एम्पीयर की अगर करंट है, उसके लिए हम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। अगर हम ACSR की जगह यहीं पर प्योर कॉपर का अगर स्टैंडर्ड कॉपर लगा दें तो हो सकता है क्या, कॉपर में करंट क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा कम लगेगा। तो होता ये है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का मटेरियल हमको लगाना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि 15 एम्पीयर तक हम ये पाते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने लगता बड़ी तेज़ी से। जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने लगेगा, हमको जब ज़्यादा मोटाई का अगर वायर लगाना पड़ेगा तो उसकी ऑपरेटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उस ऑपरेटिंग स्पीड को स्लो ना होने पाए, इसलिए हम 15 एम्पीयर से ज़्यादा करंट के लिए हम सिल्वर एलिमेंट का यूज करते हैं। सिल्वर एलिमेंट का यूज करने से फ़ायदा मेरा ये होता है कि इसका डायमीटर कम होता है, या तो मैं ये कहूँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, जिससे इसको ऑपरेट होने में कम समय लगता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। हम ये समझेंगे कि जो फ्यूज एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, इस फ्यूज एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस फ्यूज एलिमेंट की, जो फ्यूज एलिमेंट का जो मटेरियल होता है, इस फ्यूज एलिमेंट मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये बहुत पूछा जाता फ्यूज एलिमेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। आप ये मान के चलें कि अगर फ्यूज से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन का चांसेस ये रहता है कि फ्यूज एलिमेंट के मटेरियल से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए हम लोग इसकी ओर पढ़ेंगे। फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग इसको फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी से पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और थोड़ा सा आज कुछ काम आ गया है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को यहीं पर ब्रेक करता हूँ, और जल्दी ही इसका अगला पार्ट आप सबके बीच आएगा।
आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।